2009 में रिलीज हुई फिल्म थ्री इडियट्स जो बॉक्स ऑफिस और बहुत ही सक्सेसफुल रही, जिसे आप सबने देखा भी और आप सबने पसंद भी किया। इस फिल्म के डायरेक्टर राजू हिरानी, इस फिल्म के राइटर अभिजात जोशी, विधु विनोद चोपड़ा और राजू हिरानी, ये तीनों जब एक साथ आते हैं तो हमें प्योर फिल्म मेकिंग देखने को मिलती है। जैसे कि टॉप लेवल का स्क्रीन प्ले, टॉप लेवल की स्टोरी, एक्टिंग, ड्रामा, कॉमेडी, हमें ये सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिलता है। ये तीनों जब एक साथ आते हैं तो हमें इनकी राइटिंग में बहुत ही डिटेलिंग देखने को मिलती है। आप इनकी कोई भी फिल्म पिछले वाली देख लो, जैसे कि लगे रहो, मुन्ना भाई या फिर पीके, जिससे ऑडियंस को आगे चलकर थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहता है कि ये सीन कहाँ से आया या फिर ये शॉट कहाँ से आया या फिर ये कैरेक्टर तो पहले था नहीं तो ये कैरेक्टर कहाँ से आया। कोई भी डाउट ऑडियंस के मन में नहीं रहता है। राजू हिरानी जी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हर एक सीन को स्टार्ट, मिडल और एंड होता है, और हाँ, कोई भी सीन आता है और चले नहीं जाता, उसका हर एक सीन का कुछ ना कुछ मतलब होता है। इस फिल्म में कोई सीन, शॉट हो या फिर कोई कैरेक्टर हो या फिर कोई चीज हो, इनके बारे में भी इतना डिटेलिंग से लिखा गया है, उसका रेफरेंस भी हमें पहले ही दिया गया है, जिसके कारण आगे चलकर ऑडियंस के मन में कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो। और वो रेफरेंसेस और वो डिटेलिंग क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। शुरू करते हैं फिल्म के एक ऐसे डायलॉग से जिसके ऊपर पूरी फिल्म बेस्ड है, जिसके ऊपर पूरी फिल्म आधारित है, और वो डायलॉग है कि काबिल बनो काबिल, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। ये बात रैंचो फिल्म में हर किसी को बताने की कोशिश करता है। उसके दोस्त राजू और फरहान को भी ये बात हमेशा कहने की कोशिश करता है कि काबिल बनो काबिल, और ये चीज कामयाबी से काबिल तक का सफर रैंचो पूरा करता है। वो प्रैक्टिकली करके दिखाता है, और वो कैसे करके दिखाता है मैं इस वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सीन्स की जहां पर राइटर डायरेक्टर हमें कुछ हिंट देते हैं जिसका रेफरेंस हमें आगे चलकर फिल्म में लगता है, जिसके कारण ऑडियंस में कंफ्यूजन पैदा नहीं होता। सबसे पहला सीन ये है रैंचो का इंट्रोडक्शन। जब रैंचो पहली बार कॉलेज में आता है तब सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग कर रहे होते हैं, जहां पर राजू की और फरहान की भी रैगिंग चल रही होती है। उतने में रैंचो वहां आ जाता है और सीनियर्स उसको देखकर उसकी भी रैगिंग करने की कोशिश करते हैं। फिर रैंचो भागकर उसके रूम में जाता है। उतने में ही एक सीनियर उसके दरवाजे के पास जाकर उसे बाहर आने के लिए कहता है, पर रैंचो बाहर नहीं आता। तब वो सीनियर उसे कहता है कि तुम जल्दी बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हारे दरवाजे पर मूत्र विसर्जन कर दूंगा। तभी रैंचो का दिमाग चलता है और वो एक ऐसी चीज बनाता है जिससे उस सीनियर को शॉक लगता है, और वो शॉक से सब लोग शॉक हो जाते हैं। पर राइटर डायरेक्टर ने रैंचो का कैरेक्टर कुछ ही मिनटों में हमें बहुत ही सिंपल और फनी वे में समझाने की कोशिश की। रैंचो कैसे सोचता है, कितना प्रैक्टिकली सोचता है, वो सिर्फ बुक के एजुकेशन तक सीमित नहीं रहता, वो उन चीजों को प्रैक्टिकली करने में भी बिलीव करता है। अब यही सीन का रेफरेंस हमें आगे चलकर लगता है जब फरहान और राजू रैंचो को ढूंढते ढूंढते लद्दाख तक पहुंच जाते हैं। लद्दाख के बताए हुए स्कूल में आते ही राजू और फरहान उस स्कूल को देखकर शॉक हो जाते हैं। वहां का मंजर देखकर वो शॉक हो जाते हैं। देखते हैं यहाँ के बच्चे अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना डेली का काम कर रहे हैं। तभी राजू कहता है कि ऐसा स्कूल रैंचो ही बना सकता है, पर फिर भी वो यहाँ पर श्योर नहीं होते हैं कि रैंचो यहाँ है या नहीं। वहाँ पर चतुर उन्हें एक जगह पर मूत्र विसर्जन करते हुए दिखता है। तभी ऊपर की खिड़की से दो बच्चे चतुर को कहते हैं कि यहाँ पे सुसु मत करो। वहां पर चतुर उनकी बात नहीं सुनता और वो वहां पर मूत्र विसर्जन करने लगता है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमें उस चीज का रेफरेंस कैसे लगता है। यहाँ पर वो दो बच्चे 8th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का यूज करते हैं जो रैंचो ने पहली बार कॉलेज में आने के बाद किया था। वो बच्चे वही करते हैं जो रैंचो ने किया था। वो बच्चे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं चतुर को। यहाँ पर ऑडियंस को भी तुरंत रेफरेंस लग जाता है उस सीन का, और राजू और फरहान को भी यहाँ पर पता चल जाता है कि रैंचो यही है। अब यहाँ पर वो पहला सीन अगर नहीं दिखाया होता तो राजू और फरहान को भी नहीं पता चलता कि ये रैंचो का ही स्कूल है, रैंचो यही है, और यहाँ पर ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती कि ये क्यों दिखाया गया। इसीलिए वो पहला सीन दिखाना बहुत ही जरूरी था। अब आगे का सीन देखते हैं। ये वाला थ्री इडियट्स का सबसे आइकॉनिक सीन है, जहाँ पर राजू, रैंचो और फरहान एक शादी में आ पहुंचते हैं। वो शादी होती है डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे की लड़की। वहां पर आने के बाद डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे इन तीनों को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पिया रैंचो से कहती है कि शायद तुम लड़के वालों की तरफ से होगे। तब रैंचो उसे कहता है कि नहीं, हम साइंस की तरफ से हैं। तब डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे रैंचो से कहता है कि कैसे, कैन यू एक्सप्लेन।
तो रैंचो एक ऐसे इन्वर्टर की बात करता है जो कि अब तक बने ही नहीं। वो डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि दिल्ली में अक्सर बहुत लाइट जाती है, तो मैं एक ऐसा इन्वर्टर बना रहा हूँ जो शादी में आए हुए गाड़ियों से पावर ले सके। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे रैंचो से कहता है कि कहाँ है वो इन्वर्टर। तो वो रैंचो कहता है कि वो अब तक बना नहीं है, पर मैं उसे जरूर बनाऊंगा और उसे आप ही का नाम दूंगा, क्योंकि वो आपकी बेटी के शादी में इन्वेंट हुआ है। अब देखिए हमें इस सीन का रेफरेंस कैसे आगे चलकर लगता है। जब डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे की लड़की की डिलीवरी होती है तब वहां पर लाइट चली जाती है। तब रैंचो मिलीमीटर से कहता है कि वायरस को बाहर निकाल। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे को नहीं, वायरस इन्वर्टर जो बना है उसे बाहर निकाल। वहां पर वो जिस इन्वर्टर की शादी में बात करता है वो यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता है। उस इन्वर्टर से बाहर खड़ी हुई गाड़ियों की बैटरियों से पावर जनरेट करके वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। यहाँ पर देखिए जो उसने बात शादी में कही थी उसी का प्रैक्टिकल उसने यहाँ पर करके दिखाया। अब यहाँ पर राइटर और डायरेक्टर ने बहुत ही स्मार्टली उस सीन को क्रिएट किया। उस सीन में इन्वर्टर की बात रखी और उस इन्वर्टर को एंड में यूज किया। इसे कहते हैं स्मार्ट राइटिंग। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इन्वर्टर सच में बन रहा है या नहीं, ये हमें बीच में दिखाया गया है। जब रैंचो फिर एक बार पिया से मिलता है तब वहां पर रैंचो के हाथ में दिखाया गया है कि उसका इन्वर्टर काफी हद तक रेडी है। मतलब वो शादी में बात करता है इन्वर्टर की, बीच में अगर इन्वर्टर भी दिखाया गया है, मतलब एंड में जाकर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। अब समझ लीजिए पहले वाला सीन अगर नहीं दिखाया होता तो क्या होता। अगर डायरेक्टली हमें रैंचो के हाथ में इन्वर्टर दिखाया गया होता तब क्या होता। तभी भी हमें पता नहीं चलता ये क्या है और ये क्यों बनाया गया। या फिर पहला सीन और बीच का सीन भी अगर निकाल दिया जाए और डायरेक्टली एंड का सीन दिखाया जाए जहां पर इन्वर्टर बना है, फिर भी हमें कंफ्यूजन हो जाता कि इन्वर्टर क्यों बनाया और ये इन्वर्टर कब बनाया है और ये इन्वर्टर किस लिए बनाया है। पहला सीन भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, दूसरा सीन जहां पर इन्वर्टर रेडी है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ताकि हमें एंड में उस इन्वर्टर का रेफरेंस लगे कि वो कहाँ से आया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तीनों जब मिलते हैं तो ये तीनों बहुत ही स्मार्ट राइटिंग और डायरेक्शन करते हैं, बहुत ही स्मार्टली। और एक इंटरेस्टिंग बात ये सीन की, देखिए रैंचो जब इन्वर्टर को बनाता है तब वो डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे की बेटी की शादी में उस इन्वर्टर की बात करता है और वो इन्वर्टर का यूज जिसकी शादी है उसी के डिलीवरी में वो इन्वर्टर यूज करता है और जिसके सामने वो उस इन्वर्टर की बात करता है उसी के सामने वो इन्वर्टर का प्रैक्टिकल भी देता है। मतलब एक ही सीन में कितने सारे चीजों का रेफरेंसेस और कितने सारी चीज एक साथ हो रही है। देखिए यहाँ पर इस फिल्म में और एक सीन मुझे बहुत पसंद है जहां पर डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। वो उनसे बात कर रहा होता है तब हमें एक शॉट ऐसा दिखाया गया है जहां पर मिलीमीटर जो डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे बोल रहा है उसी को कॉपी कर वो भी बोल रहा है। सहस्त्रबुद्धे का कैरेक्टर हमें स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है कि कैसे उनका डेली रूटीन फिक्स है, सालों से वो वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जैसे टाइम में हुक लगाना या फिर सोते समय दाढ़ी करना या फिर नाखून को काटना। कोई भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करते, जो डेली चल रहा है सालों से वो वही करते हैं। इसीलिए उन्हें जरा सा भी चेंज पसंद नहीं आता। जो भी कुछ हटके करने की कोशिश करता है वो उन्हें पसंद नहीं आता है। कुछ हटके करने के कारण एक स्टूडेंट अपनी जान दे देता है। एक सीन में राजू भी सहस्त्रबुद्धे खिड़की से नीचे कूद जाता है और तो और सहस्त्रबुद्धे का खुद का लड़का भी कुछ हटके करने की कोशिश में अपनी जान गंवा देता है। इसलिए ये सीन में भी डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे हर साल वही स्पीच उसी टोन में देते रहते हैं। इसीलिए मिलीमीटर को भी उनकी डायलॉग वही एक्सेंट वही टोन में उसे बाय हार्ट है, उसे पता है कि वो यही बोलने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सीन ये शॉट को दिखाया गया है। बात करते हैं उस डायलॉग की जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जिसके ऊपर पूरी फिल्म बेस्ड है, और वो डायलॉग है कि काबिल बनो काबिल, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। जाते हैं उस सीन में जहां पर चतुर राजू और फरहान को टेरेस पर बुलाता है। वहां आकर वो उन्हें कहता है कि देखो मैं कितना कामयाब हूँ, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बीवी है। रैंचो के पास क्या है, देखो वो एक स्कूल टीचर बना बैठा है लद्दाख में। अब यहाँ पर चतुर की स्टोरी देखिए, चतुर यहाँ पर क्यों आया है। चतुर यहाँ पर एक ऐसे आदमी को ढूंढने आया है जिसके कारण उसकी इंक्रीमेंट रुकी है। उसको कहा जाता है कि अगर तुमने इस आदमी को फुनसुक वांगडू को ढूंढ कर लाया तो तुम्हारी इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा पेटेंट्स होते हैं।
मतलब क्या, रैंचो इस समय काबिल है और चतुर, जो खुद को कामयाब बोल रहा है, वो जापान से यहाँ पर भागा दौड़ा चले आया है। मतलब कामयाबी काबिल इंसान को ढूंढने के लिए जापान से भागा हुआ यहाँ पर आया है और एंड में जाके उसे पता चलता है कि रैंचो ही फुनसुक वांगडू है। उसके होश उड़ जाते हैं, तब वो कहता है रैंचो से मुझसे गलती हो गई। और तब वो सीन में दिखाया है कि रैंचो और वो तीनों, रैंचो, राजू, वो सब आगे भागते बाबा हैं। रणछोड़दास बिल्कुल सही कहते थे, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे भागेगी। कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। कि कितने स्मार्टली इस डायलॉग का पूरे फिल्म में यूज किया गया। इसीलिए तीनों, अभिजात जोशी, वीरू चोपड़ा, राजू, जब एक साथ आते हैं तो हमें प्योर फिल्म मेकिंग देखने मिलती है। और ऐसे बहुत सारी चीजें इस फिल्म के बारे में, इसे हम फिर कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये 3 इडियट फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल रिव्यू बाय सारंग को सब्सक्राइब करिए।